नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुकेमी। आई एम एडवोकेट चांद कुबा। दोस्तों आज हम अपनी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एथिक्स का टॉपिक नंबर 1, उसका सब टॉपिक दैट इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे सिलेबस का रहने वाला है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब ये डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में हम पढ़ते क्या हैं, क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि भाई फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन सबके लिए सेम है, लेकिन इस एंशियंट से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, पहलू अलग अलग हैं, आयाम अलग अलग हैं। आप एंशियंट हिस्ट्री में मौर्याज की इकोनॉमी को भी पढ़ते हैं, फिर गुप्ता की इकोनॉमी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप हर्षाज एंड उसके बाद दिल्ली सल्तनत और इस तरह से इकोनॉमी को पढ़ते हुए ब्रिटिश इकोनॉमी तक पढ़ते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो इकोनॉमी रही। इसी तरह से आप रूलर्स की इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ते हैं, इसी तरह से आप रिलीजियस मूवमेंट्स को भी पढ़ते हैं। अब टाइमलाइन सेम है, हिस्ट्री सेम है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है। कभी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कभी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, कभी आप गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। इसी तरह से इसी चीज को हम डायमेंशंस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह से एथिक्स है। अब एथिक्स फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, अलग अलग आयाम हो सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब इन्हीं डायमेंशंस में हमें यहाँ पे बेसिकली 4 डायमेंशंस देखने को मिलती हैं। वो कौन सी 4 डायमेंशंस हैं? तो वो है जी मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये 4 में से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमारे लिए इस यूपीएससी के एग्जाम के लिए बन जाती हैं। अगर आप फिलॉसफी के पेपर की तरह एथिक्स को पढ़ रहे हैं फिर तो चारों इंपॉर्टेंट है, फिर तो मेटा एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के लिए पढ़ते हैं तब हमारे लिए नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड एथिक्स, दीज 2 ब्रांचेस ऑफ और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ द 2। आज के इस सेशन में हम मीनिंग चारों का समझेंगे। इनफैक्ट मेटा एथिक्स को थोड़ा हम डिटेल में भी जानेंगे, उसकी भी फर्दर ब्रांचेस हैं वो भी जानेंगे, ताकि हमें पता चले कि मेटा एथिक्स में आखिर होता क्या है। नॉर्मेटिव में भी अच्छे से जाएंगे, उसके बाद अप्लाइड के लिए अलग से एक सेशन हम रख रहे हैं, उसमें आपको अप्लाइड एथिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है उसको सबसे पहले जान लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एज द नेम सजेस्ट, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज को आप बता रहे हैं, ऑब्जर्व करके बता रहे हैं कि भाई ये चीज कैसी है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बेसिकली एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जो एथिकल सिस्टम है, जो मॉरल सिस्टम है, उसे डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ की एक पर्टिकुलर ट्राइब है, उस ट्राइब में ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको एथिकल समझा जाता है, ये सारे चीजें हैं जिसको अनएथिकल समझा जाता है। नाउ दिस इज हाउ द डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वर्क्स। आपके साउथ इंडिया में ये ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स में ये चीजें एथिकल समझी जाती हैं, ये चीजें अनएथिकल समझी जाती हैं। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये चीजें एथिकल है, ये चीज अनएथिकल। अब ये अलग अलग सोसाइटीज में क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है वो बताता है। इसको कंपैरेटिव एथिक्स भी कंपैरेटिव स्कूल ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है, या कंपैरेटिव एथिक्स भी कहा जाता है। उसका बड़ा सिंपल एंड प्लेन रीजन है, क्योंकि ये मल्टीपल सोसाइटीज के एथिक्स को डिस्क्राइब करता है और उनमें कंपैरिजन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, हमारे लिए उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। मेटा एथिक्स की बात कर लेते हैं। अब मेटा एथिक्स को एथिक्स ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है। ये जो स्कूल है या ये जो डायमेंशन है एथिक्स की, ये डीप फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स से डील करती है। ये आपको ये नहीं बताती है कि कौन सी चीज एथिकल है या कौन सा एक्शन सही या गलत है। नो, ये नहीं बताएगा कि यार ये वैल्यू सही है या ये वैल्यू गलत है। नो, ये आपको क्या बताएगा कि एथिक्स किसको कहते हैं, सही की डेफिनेशन क्या है, गलत की डेफिनेशन क्या है, क्या एक पर्टिकुलर एक्शन कंप्लीटली अनएथिकल है या फिर वहां पे वो रिलेटिवली एथिकल है, या रिलेटिव या एब्सोल्यूट टर्म्स में एथिकल या अनएथिकल है। तो बेसिकली ये जो मेटा एथिक्स है, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स से
डील करता है, वही यहाँ पे लिखा भी है कि भाई इट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल मीनिंग और नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स एंड एथिकल वैल्यूज। ये डेल्व इन करता है कि भाई एथिक्स का ओरिजिन क्या है, मॉरेलिटी का ओरिजिन क्या है, कहां से मॉरेलिटी आई, हमारी कॉन्शियस, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस जो है इसमें मॉरेलिटी कैसे बसती है, कैसे आके इवॉल्व होती है, उन फंडामेंटल क्वेश्चन से ये डील करता है। अगेन अगर हम एथिक्स को एज अ पेपर, फिलॉसफी के पेपर की फॉर्म में पढ़ते तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन यूपीएससी जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट हमारे लिए नहीं है। स्टिल इसकी 3 ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम मेटा एथिक्स की बात कर रहे हैं। इसको मेरा यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि भाई जब आपसे कहा जाए कि मेटा एथिक्स किस बारे में बात करता है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मेटा एथिक्स की बेसिकली 3 ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है मॉरल सिमेंटिक्स। ये जो मॉरल सिमेंटिक्स है ब्रांच मेटा एथिक्स की, इट बेसिकली डील्स विद द टर्म्स related to ethics. When we say honesty is the best policy, when we say killing someone is wrong, when we say theft is wrong, lying is wrong, speaking truth is right or good, तो ये जो ब्रांच है ये कहती है what do you mean by wrong, what do you mean by moral, what do you mean by good, good किसको कहते हैं, how do you define good or bad, how do you define moral or immoral, that is the branch of मॉरल सिमेंटिक्स। मेटा एथिक्स में भी मॉरल सिमेंटिक्स है जो कि डिफाइन करती है इन टर्म्स को। सो अभी जो मैं 2 मिनट पहले बोल रहा था कि भाई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एथिक्स से डील करता है कौन सा मेटा एथिक्स, उसमें भी आप देखो कि भाई टर्म्स को डिफाइन कर रहा है ये स्कूल, मॉरल सिमेंटिक्स। फिर दूसरा आता है जी मॉरल ऑन्टोलॉजी। अब ये जो मॉरल ऑन्टोलॉजी है ये बेसिकली ये वो स्कूल है मेटा एथिक्स का जो कि हमारी जजमेंट से डील करता है, जो कि कहता है जी लुक्स एट द मोरल थ्योरीज एंड जजमेंट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ दे आर एब्सोल्यूट और रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि किलिंग समवन इज रॉन्ग, किलिंग समवन किसी को मारना गलत है, क्या ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि भाई किसी भी कंडीशन में आप किसी को नहीं मार सकते, या फिर ये रिलेटिव स्टेटमेंट है या रिलेटिवली एथिकल है? मतलब कि भाई जब मैंने कह दिया कि भाई किलिंग समवन इज रॉन्ग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इसका मतलब कि भाई आप सेल्फ डिफेंस में भी किसी को नहीं मार सकते, आप देश की रक्षा करने के लिए भी किसी को नहीं मार सकते। कानून में जो फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया है, किलिंग इन दैट फॉर्म इज ऑल्सो रॉन्ग। बट रिलेटिविज्म में कैसे इसको देखेंगे? किलिंग इज रॉन्ग बट इट इज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट? In some situations you can kill others and still it will be fine. So absolute और relativism की फॉर्म में मॉरल जजमेंट्स को जज करता है ये मॉरल ऑन्टोलॉजी। फिर आता है जी मॉरल एपिस्टेमोलॉजी। ये क्या कहता है? इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड इफ मॉरल जजमेंट कैन बी वेरीफाइड बाय डिटरमाइनिंग हाउ बिलीफ्स एंड नॉलेज आर रिलेटेड। बेसिकली इस स्कूल में ये कहा गया है या ये इस तरह से डील करता है, इस तरह से ये बताता है कि एक पर्टिकुलर मॉरल जजमेंट आपने कहा जी सही है, वो किस बेसिस पे सही है, या आपने कहा टू स्पीक ट्रुथ इज द राइट थिंग। अब ये किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि सच बोलना सही है? क्या इसके पीछे कोई फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि भाई सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, या कोई लॉजिक या रैशनैलिटी है इस पीछे, इसके पीछे? हमने कहा जी वॉयलेंस इज नॉट अ गुड वैल्यू, क्या इसके पीछे कोई फैक्ट्स हैं, क्या इसके पीछे कोई रैशनल स्टैंड है, या फिर आपने आउट ऑफ बिलीफ या आउट ऑफ फेथ कह दिया? तो ये वो ब्रांच है मेटा एथिक्स की विच डील विद द जजमेंट इटसेल्फ, whether the judgment has any justification or not। अब ये जो चीज़ है ना मेटा एथिक्स हमारे सिलेबस का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। आपको कुछ चीज़ें इसमें से समझ आई होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी समझ आ रही हों, उसको रिपीट करके देख सकते हैं, बट स्टिल दिस इज़ नॉट एज रेलिवेंट फॉर यूपीए एज इट माइट लुक। ये तो
जानना ज़रूरी है, सो दैट हमें अवेयरनेस होनी। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हमारे यूपीएससी जीएस पेपर 4। नॉर्म वर्ड आपने सुना होगा, मैंने बताया भी, नॉर्म हमने जब एक्सप्लेन किया था तो क्या था नॉर्म। हमने कहा था जी नॉर्म्स आर established forms of behavior which are acceptable to whole society when we express a particular value। हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हम उसमें विश्वास रखते हैं, बट उसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे? तो हमने कहा जी वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है दैट वी शो इन आवर एक्शंस बाय टचिंग देयर फीट और बाय होल्डिंग आवर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड सेइंग नमस्ते, राइट? तो दीज आर नॉर्म्स। तो नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ एथिक्स बेसिकली हमें बताता है कि व्हाट वी ऑट टू डू, हमें क्या करना चाहिए फॉर आवर एक्शंस टू बी moral, and what we are ought not to do so that our actions do not become immoral। नॉर्म इस्टेब्लिश करता है ये स्कूल, हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह है नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ एथिक्स। इसमें भी फर्दर हमें दो ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। वन इज एथिक्स ऑफ करेक्टर, जिसमें हम वर्चू एथिक्स को डिफाइन करते हैं। वर्चू एथिक्स, एथिक्स ऑफ करेक्टर कैसे है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जनरली वर्चू एथिक्स क्या कहता है कि भाई आप अपने करेक्टर को देखो। वर्चू एथिक्स डील विद योर करेक्टर। इफ यू आर हैविंग गुड करेक्टर देन यू ऑटोमेटिकली बिकम मॉरल। आपके एक्शन से ये आपको जज नहीं करता है। दूसरा क्या है? एथिक्स ऑफ एक्शन। इट टॉक्स अबाउट वेदर यू शुड फोकस ऑन योर एक्शंस और यू शुड फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। सो बेसिकली अगर मैं नॉर्मेटिव एथिक्स को सिंपली बताऊं तो इसमें हमें तीन स्कूल्स देखने को मिल रहे हैं। पहला है वर्चू एथिक्स, दूसरा है कौन सा? डियोंटोलॉजी, विच इज फोकस्ड ऑन आवर एक्शंस, कि भाई आपके एक्शन सही होने चाहिए। अगर एक्शन सही हैं तो आप मॉरल हो, अगर आपके एक्शन सही नहीं है तो आपका जो नेचर है वो इमोरल है। फिर तीसरा क्या होता है? दैट इज कंसिक्वेंशियलिज्म, कि भाई आपका एक्शन मॉरल है या इमोरल है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको डिटेल में डिफाइन करता हूँ। तो हमने क्या कहा कि नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ एथिक्स के तीन ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी हैं? फर्स्ट इज टेलियोलॉजी, जिसको हमने अभी कंसिक्वेंशियलिज्म कहा। बेसिकली टेलियोलॉजी इज अ वाइडर टर्म, उसी में कंसिक्वेंशियलिज्म आ जाता है। कई बार इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। टेलियोलॉजी जो है, जिसे हम कंसिक्वेंशियलिज्म के नाम से भी जान रहे हैं, इट डील्स विद द एंड रिजल्ट। ये कहता है, ये स्कूल कहता है कि भाई आपका एक्शन मॉरल है या इमोरल है, ये एक्शन इटसेल्फ से डिफाइन नहीं होता है, ये एंड रिजल्ट क्या है उससे डिफाइन होता है। तो बेसिकली मैंने एक डैम का एग्जांपल लिया कि भाई आप एक पर्टिकुलर एरिया में से पॉपुलेशन को हटा रहे हैं सो दैट वहाँ पे डैम बिल्ड किया जा सके और हज़ारों लोगों को बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं मुहैया कराई जा सके, इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड की जा। अब कॉन्सिक्वेंशियलिज्म यहाँ पे इसको कैसे देखेगा कि एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट है कि भाई हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में एक बेहतरी लेकर आना, एक चेंज लेकर आना, पॉजिटिव चेंज लेकर आना। सिंस योर फोकस और एंड रिजल्ट इज गुड, that means your action of removing those people from the site of the dam is moral, is ethical। ये है consequentialism। इसको एग्जाम्पल के साथ और आगे समझें। फिर दूसरा आ जाता है डियोंटोलॉजी, विच इज मोर फोकस्ड ऑन द एक्शन इटसेल्फ। आपका कहता है जी एक्शन सही होना चाहिए, एंड रिजल्ट से वी आर नॉट कंसर्न्ड। एक्शन सही होना चाहिए इन इटसेल्फ। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है तो बोलना है। अगर आप किसी भी कंडीशन में झूठ बोल रहे हो, चाहे उसका एंड रिजल्ट सही हो, फर्क नहीं पड़ता। डियोंटोलॉजी कहता है कि भाई झूठ अपने आप में गलत है, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। वायलेंस अपने आप में गलत है, इसलिए वायलेंस नहीं करनी है। सच बोलना है, क्यों? सच अपने आप में सही है। सच बोलने से सामने वाले की जान चली जाए फर्क नहीं पड़ता,
बट आपका एक्शन सही होना चाहिए। दैट इज डियोंटोलॉजी, दैट इज डियोंटोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा भी है, कहते हैं जी फोकसेस ऑन आवर एक्शंस और ड्यूटी, पीपल फॉलो द रूल्स एंड डू देयर ड्यूटी, ट्रीट अदर्स द वे यू वांटेड टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ। कहते हैं जी जैसे व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सो जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ बिहेवियर होना चाहिए वैसा आप दूसरों के साथ बिहेवियर करें। दूसरे आपको झूठ बोले तो आप दूसरों को मत बोलें, दूसरे आपको मारे नहीं तो आप दूसरों को मत मारें, राइट। तो ये है वर्चू एथिक्स। ये आपके एक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। ये दो जो स्कूल्स हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दोनों स्कूल्स हैं ये एक्शन से रिलेटेड हैं। आपका एक्शन मॉरल है अगर एंड रिजल्ट अच्छा है, इमोरल है अगर एंड रिजल्ट अच्छा है। आपका एक्शन मॉरल इन इटसेल्फ होना चाहिए, एंड रिजल्ट्स वी आर नॉट कंसर्न, राइट। बट वर्चू स्कूल क्या कहता है? वर्चू स्कूल कहता है कि भाई फॉरगेट अबाउट एक्शंस, यू बी वर्चुअस, you be a good person having a good character and you should not focus on actions। अगर आपके करेक्टर में वर्चूज आपने धारण कर ली, वर्चूज क्या होता है हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था, क्या कि पॉजिटिव वैल्यूज व्हेन बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करेक्टर वी कॉल इट वर्चू। पॉजिटिव वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज एटसेट्रा, जब वो हमारे करेक्टर का, हमारे बिहेवियर का इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं, बिकम वर्चुअस। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे करेक्टर का इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं, इन दैट सिचुएशन हमारे इंटेंशन में वो हमेशा रहती हैं, हमारी इंटेंशन उनसे अलाइन हो जाती है। अब अगर इंटेंशन हमारी उनसे अलाइन हो गई, वैल्यूज से अलाइन हो गई, अब ऑनेस्टी की वर्च्यू मेरे में है, अब मैं हमेशा ऑनेस्ट रहने के लिए कोई एक्शन लेता हूँ, अपने एक्शंस को इस तरह से लेता हूँ कि भाई मैं ऑनेस्टी के रास्ते पर चल सकूँ, ईमानदारी के रास्ते पर चल सकूँ, तो मेरा करेक्टर जो है वो वर्चुअस है। और वही वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स कहता है कि भाई आप अपने अंदर डिजायरेबल वर्चूज को धारण कर लो, आपके करेक्टर में वर्चूज को धारण कर लो, आप अपने आप मॉरल हो जाओगे, आपके एक्शंस फिर जज करने की उनको ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने वर्चूज को धारण कर लिया। उसके बाद जो एक्शंस होंगे वो अपने आप मॉरल हो ही जाएंगे, राइट। अब एक एग्जाम्पल से इन तीनों को समझते हैं, अदरवाइज फिर वो थ्योरी सी बनकर रह जाएगी। एग्जाम्पल से जब तक नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। कहते हैं जी अब एक गर्ल चाइल्ड है, उसकी मदर जो है वो क्रिटिकली बीमार थी, उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, और वो गर्ल चाइल्ड ने क्या किया, उसने एक मेडिकल शॉप से दवाई चुरा ली। अब तीनों स्कूल्स इस पूरे के पूरे एक्शन को कैसे देखेंगे थोड़ा सा समझ। डियोंटोलॉजी कहेगा कि स्टीलिंग इटसेल्फ इज बैड और रॉन्ग, कम व्हाट मे बी। आप अपनी माँ की जान बचाने के लिए भी चोरी नहीं कर, अगर आपने चोरी, इस एक्शन इमोरल, अनएथिकल। कंसिक्वेंशियलिज्म टेलियोलॉजी क्या कहेगा कि एंड रिजल्ट क्या था, माँ की जान बचाना, सेविंग द लाइफ। So if the end result is good, there is no harm in stealing as well, right? So if you have stolen, completely fine. Consequentialism. वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स क्या कहेगा? वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स को थोड़ा सा इतना आसान नहीं है उसको जज करना, थोड़ा सा इसको समझते हैं। वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स क्या कहेगा? कहेगा जी द चाइल्ड एक्टेड आउट ऑफ डीप लव एंड कंपैशन एंड करेज। अब देखो इसको कैसे देख रहे हैं कि भाई चाइल्ड में वर्चूज ऑफ कंपैशन, करेज एंड लव था अपनी मदर के लिए, ये वर्चूज हैं। बट स्टीलिंग इज नॉट एन आइडियल ट्रेट, परहैप्स सीकिंग हेल्प और कम्युनिटी सपोर्ट वुड रिफ्लेक्ट बेटर जजमेंट, हेंस द इंटेंशन रिफ्लेक्ट्स वर्चूज। चाइल्ड की ये जो इंटेंशंस हैं इसमें तो वर्चू आ गया, but the action is flawed in itself. Ideally, a virtuous society would ensure the child didn't have to steal. The focus is on nurturing both individual as well as virtues. अब यहाँ पे
वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स इसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं देता हुआ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स ने एक्शंस को तो जज ही नहीं किया ना। वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स कहते हैं कि यार बच्चे ने मेडिसिन चुराई, इसका मतलब उसके मन में या उसके करेक्टर में वर्चू ऑफ लव कंपैशन है, अपनी मदर के लिए लव एंड कंपैशन है, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन स्टीलिंग इन इटसेल्फ इज नॉट राइट ट्रेट, आइडियल ट्रेट नहीं है, कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए स्टीलिंग का ट्रेट, उस हिसाब से ये गलत है। तो वर्चू स्कूल यहाँ पर इसको आपके करेक्टर के बेसिस पे जज करेगा कि भाई आप, और इसमें कोई भी एक्शन सही या गलत नहीं होता है। वर्चू स्कूल में वो एक्शन को आप सही भी प्रूव कर सकते हो, गलत भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैकेट फॉर्मूला नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपके करेक्टर में वैल्यूज हैं क्या। हाँ हैं, कौन सी हैं? कंपैशन है, लव है, केयर है, वेरी गुड, फिर तो वर्चुअस है। बट एट द सेम टाइम एक और वैल्यू आ गई, क्या? वैल्यू ऑफ स्टीलिंग आ गई, उस हिसाब से ये गलत है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ही नहीं। वो कहता है जी आप में कंपैशन, केयर और लव फॉर मदर होना चाहिए, बट ओवरऑल आपकी सोसाइटी को ये इंश्योर करना चाहिए था कि कभी चुराने की ज़रूरत ना पड़ती, मेडिसिन ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या कह दिया जी, इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, सोसाइटल लेवल पे ये गलत है। ठीक है कि भाई बच्चे को चुराने की ज़रूरत पड़ती, तो कोई स्ट्रेट फार्मूला वर्चू स्कूल नहीं देता या स्ट्रेट आंसर वर्चू स्कूल नहीं देता है, घुमाता है। ठीक है, वही यहाँ पर हमें देख। चलिए अब कंसिक्वेंशलिज्म की थोड़ी सी बात करते हैं, एक एक करके इन तीन पढ़ेंगे और फिर ये वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, फिर अगली वीडियो में अप्लाइड एथिक्स। कंसिक्वेंशलिज्म, जैसे मैंने आपको कहा कि टेलियोलॉजी और कंसिक्वेंशलिज्म को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। इट होल्ड्स दैट morality of an action should be judged based on its consequences rather than on its inherent nature or motive of the act। आपका एंड रिजल्ट क्या था, उस एक्शन का एंड रिजल्ट क्या था, उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि एक एक्शन मॉरल है या इमोरल है। ठीक है, नाउ कहते जी consequentialism believes that the rightness or wrongness of an action is determined by the consequences it produces। अब consequences या consequentialism में भी हमें वेरियस स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमने मेटा एथिक्स में देखे थे ना, वैसे ही consequentialism में भी हमें वेरियस स्कूल्स देखने को मिलते हैं। कुछ एक स्कूल्स की हम बात करते हैं, आपने सुना भी होगा यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। फिर कहते हैं जी ईगोइज्म, कहता है जी वो एक्शन सही है। ईगोइज्म क्या कहता है? कहता है जी वो एक्शन मॉरल है जिससे सेल्फ का सबसे ज्यादा भला होता हो, सेल्फ का सबसे ज्यादा भला होता हो। एक तरीके से ये वो एक्शंस को जस्टिफाई कर देता है जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी, आपका मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर नहीं, मैक्सिमम गुड फॉर यू। ईगोइज्म आ गया ना, सेल्फ पे आ गया। फिर आता है अल्ट्रुइज्म, ये कहता है जी खुद को भूल जाओ, मैक्सिमम गुड फॉर अदर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिससे हो रहा है वो एक्शन सही है। हमें इनमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक रुकना है कंसिक्वेंशलिज्म। क्या? कि भाई एंड रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्शन सही है या गलत है। थियोंटोलॉजी हमने पढ़ी लिया कि इट फोकसेस ऑन इनहेरेंट राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन एंड डज नॉट डिपेंड कि भाई आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपका जो एक्शन है उसी की इनहेरेंट राइटनेस एंड रॉन्गनेस पे फोकस करके बताते हैं कि एक्शन सही है या गलत है। वर्चू एथिक्स की हम बात करें, वर्चू एथिक्स को मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। वर्चू एथिक्स बेसिकली जब हम थिंकर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम थिंकर्स में सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। इन तीनों से ही वर्चू एथिक्स हमें देखने को मिलता है। दीज आर द फादर बेसिकली ऑफ वर्चू एथिक्स, ओरिजिन यहीं से है। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो वर्चू एथिक्स को हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि इट फोकसेस ऑन द करेक्टर और हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन रूल्स और कंसिक्वेंस, राइट। सो ये ना तो आपके एक्शन की मॉरलिटी को जज करता है,
ना ही उसके कंसिक्वेंसेस को। ये सिर्फ आपके करेक्टर के ऊपर फोकस करता है कि आप वर्चुअस हो जाओ, आप अपने करेक्टर में वर्चुअस को धारण कर लो। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। योर एक्शंस विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, योर एक्शंस विल ऑटोमेटिकली बिकम एथिकल और मॉरल। तो ये 3 स्कूल आज हमने पढ़े। भाई इतना आसान नहीं होता है एथिक्स का सब्जेक्ट। इट माइट फील complex to you if you are going for the first time reading these 3 schools. So it will be best if you watch the video again and revise it, या फिर जब हम इसमें लेट्स से कभी लाइव मिलेंगे तो अब इसके ऊपर और चर्चा, अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ग्रेट।